प्रारंभ में मुनि बनने के बाद लगभग 11 वर्ष तक हम अध्ययन में रहे और उसी अवधि में आचार्यवर ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। उद्देश्य था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है, सत्ता हाथ में आ रही है, सत्ता और धन आए और वह बोराए नहीं तो आश्चर्य मानना चाहिए। जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे और धनपति बन जाए और गलत काम न करे, अहंकार न करे, मदमस्त न बने तो आश्चर्य मानना चाहिए, बने उसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो आचार्यवर ने चिंतन किया कि कुछ करना चाहिए और उस चिंतन के फलस्वरूप अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन हुआ कि सत्ता है, धन है, बढ़ेगा और नैतिकता होगी तो राष्ट्र अच्छा रहेगा, और अगर नैतिकता नहीं है तो ये सत्ता और धन दोनों स्वयं को खाने वाले बन जाए। उसमें काफ़ी चर्चाएं हुई और ध्यान दें कि अहिंसा का अणुव्रत है तो साथ साथ अर्थ शुद्धि का भी अणुव्रत है कि अर्थार्जन में नैतिकता और उसके उपभोग का संयम, ये दो हैं तो सुरक्षा है। ये दो नहीं है, कोरा धन है तो असुरक्षा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज की आर्थिक मंदी और घटनाएं हैं। हम लोग मुंबई में थे, आचार्यवर का चतुर्मास विक्रम संवत 10 जोधपुर 11 का मुंबई, 11 यानी शायद मुंबई था। तो चिंतन चला कि आर्थिक विषय पर बहुत गहन चिंतन होना चाहिए। जयप्रकाश जी आ गए जो अणुव्रत से बहुत आकर्षित थे, 3 दिन तक रहे, हमारी बहुत चर्चा चली कि अर्थ की सीमा क्या हो। तो उस समय आके 1 लाख रुपया, बस एक व्यक्ति 1 लाख रुपये से ज़्यादा संग्रह न करे। आज तो 1 लाख में रोटी नहीं मिलती पूरी। उस समय 1 लाख बहुत था। चिंतन चला, आखिर चला कि 1 लाख से भी काम नहीं चलेगा, 5 लाख तक पहुँचे। काफ़ी एक चिंतन मंथन हुआ। सार यह रहा कि अपरिग्रह संग्रह की सीमा किए बिना और अर्थार्जन में नैतिक व्यवहार किए बिना अहिंसा का विकास नहीं हो सकता। अगर अहिंसा का विकास करना है तो उपभोग की सीमा करनी होगी। आज का आश्चर्य तो यह है कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने बुद्धिमान लोग, इतने वैज्ञानिक एक छोटी सी बात को कैसे भूल जाते हैं कि जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना फ्रीज, एससी आदि आदि का तो विकास कर रहे हैं और यह नहीं देख रहे हैं कि करोड़ों लोगों को रोटी खाने को नहीं मिल रही। जब तक जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी न हो तो विकास बेमानी, उन्नति बेमानी और सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। सबसे पहले ध्यान इस ओर जाना चाहिए था कि जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, आदमी को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। लंबी कहानी में न जाऊं। सम्राट प्रसेनजित ने परीक्षा करनी थी कि किसको मैं उत्तराधिकारी बनाऊं, तो 100 राजकुमारों को बिठा दिया और
घंटी बजी, सब आकर अपने अपने आसन पर बैठ के, सामने थाल था। जैसे ही भोजन की तैयारी की, दरवाज़ा खुला, शिकारी कुत्ते आ गए। अब भगदड़ मच गई, शिकारी कुत्ते आए, सब भाग गए। केवल एक राजकुमार रहा श्रेणिक, और सब भाग गए। सम्राट ऊपर देख रहा था। दूसरे दिन सभा हुई कि आज उत्तराधिकारी का चयन करना है। सम्राट ने राजकुमारों से पूछा कि कल भोजन कर लिया? कि महाराज क्या करें, हमारे ये जो अधिकारी लोग इतने दायित्वहीन हैं कि इनको इतना पता नहीं कि जहाँ राजकुमारों का भोज होता है हर वहाँ शिकारी कुत्ते आ जाते हैं। क्या भोजन, तमा उठे सारे के सारे। 99 के 99 गुस्से में थे, बैठ गए। सम्राट ने कहा बैठ जाओ। श्रेणिक से कहा कि तुमने भोजन किया? कि हाँ महाराज, बहुत अच्छी तरह किया, बहुत तृप्त होकर किया। कि तुम समझदार नहीं, ये 99 तो समझदार है, शिकारी कुत्ते आ गए और तुम भागे नहीं। क्या बचपन किया? बोले महाराज मैंने बचपन नहीं किया। तो क्या किया? कि मेरी बड़ी सुविधा थी, 99 भाई भाग गए, सबकी थालियाँ पड़ी थी, कुत्ते आते गए, थालियाँ सरकाता गया और वे खाते गए, मैं भी खाता गया। महाराज अरे कुत्ता काटा नहीं कुत्ते ने? कि महाराज कुत्ता उसको काटता है जो केवल खाना जानता है, जो खाना भी जानता है खिलाना जानता, कुत्ते कभी नहीं काट। आज की स्थिति यह हो जाए कि खाए और खिलाए भी तो शायद कुत्ते नहीं काटेंगे, ये पत्रकार भी डांटेंगे नहीं, उटपटांग लिखेंगे नहीं। परंतु कठिनाई यह है कि केवल खाना जानते, दूसरों के लिए नहीं जानते। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग जो एक अर्थशास्त्र पर भी विचार कर रहे हैं, रिलेटिव इकोनॉमिक्स के सापेक्ष अर्थवाद, उसका तात्पर्य यह है कि शहर और गांव, धनी और गरीब के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी हो गई है, जब तक वह दूरी नहीं मिटेगी हिंसा को रोका नहीं जा सकता, उग्रवाद और आतंकवाद को भी नहीं रोका जा सकता। यह सच्चाई साफ समझ में आनी चाहिए। इस आधार पर हमने देखा कि इस सच्चाई को हमने अनुभव किया और यात्रा में तो बड़ा कटु अनुभव हुआ। युवाचार्य जी ने झाबुआ जिला की यात्रा की, कैसी स्थिति का इन्होंने साक्षात अध्ययन किया है। एक बहन से इन्होंने पूछा कि तुम्हारे के 4 लड़के हैं, तो खाना मिलता है? कि एक वक्त तो मिल जाता है, शाम को नहीं मिलता। तो फिर क्या करते हो, बच्चे हैं क्या करते हो? कि खाने को तो कुछ रहता नहीं, मार पीट कर सुला देते। अब देखिए कितनी दयनीय दशा है। हम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के उस पहाड़ी पर, जो सीमा पर पहाड़ियाँ, उस पर आ रहे थे। वहाँ एक झोंपड़ी देखी, तो झोंपड़ी पर घास भी नहीं था, केवल पत्तों से बनाई हुई। मैंने उस समय युवाचार्य जी से कहा कि देखो इस झोंपड़ी में तो हम भी नहीं रह सकते, बेचारे कैसे पूरा जीवन बिता रहे हैं इस झोंपड़ी में। फिर एक चिंतन आया, मैंने कहा कि इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है कि जितने बड़े धनपति, जितने पत्रकार और जितने सत्ता के लोग हैं, एक वर्ष यहाँ उनको रख दे, इनको उनके स्थान पर रख, अपने आप समाधान हो जाए। तैयारी हो तो समाधान हो जाएगा। बड़ी कठिन स्थिति है। हम आ रहे थे, राजस्थान में प्रवेश कर दिया, मध्य प्रदेश से प्रवेश किया ही था, 1-2 दिन हुए और आ रहे थे। रास्ता रोक कर लोग खड़े, सड़क पर खड़े हो गए, हमारा रास्ता रोक लिया। हमने कहा बोलो क्या बात है? युवाचार्य जी ने पूछा बोलो भाई क्या, क्यों खड़े हो? कि महाराज हमारी बात भी सरकार तक पहुंचा दूं। क्या बात है?
कि खेती को ज़मीन नहीं, खाने को दाना नहीं, रहने को छत नहीं, मकान नहीं। ये बात ही सरकार तक आप पहुंचा दे हमारी, कि हमारी समस्या पर भी ध्यान दें। न जाने कितने अनुभव किए। यहाँ जयपुर में रहने वाले, अट्टालिकाओं में रहने वालों का अनुभव भी नहीं होता। अनुभव नहीं है इसीलिए काम चल रहा है। अगर अनुभव हो जाए तो शायद स्थिति बदल जाए। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि अहिंसा और अपरिग्रह दोनों को साथ सोचा जाए। अभी जो लंदन में हुआ, मैंने जो संदेश दिया वह बहुत कड़ा संदेश था। मैंने कहा कि इसमें हमें भी सोचना चाहिए कि जैन लोगों की सबसे बड़ी भूल यह हुई है कि अहिंसा परमो धर्म का नारा तो खूब लगाया, अहिंसा का विकास करना चाहा और परिग्रह को बिल्कुल छोड़ दिया। कभी परिग्रह पर भी कुछ होना चाहिए। भगवान महावीर ने इच्छा परिमाण यानी संग्रह की सीमा करो, उपभोग परिमाण उपभोग की सीमा करो, ये दो व्रत ऐसे दिए थे। और अर्थार्जन में चरित्र, किसी की आजीविका का विच्छेद मत करो, ये ऐसे सूत्र दिए थे जो आज की समस्या के सटीक समाधान हैं। किंतु जैन लोगों ने भी अहिंसा को, ध्वज को तो हाथ में ले लिया और परिग्रह वाली बात को बहुत पीछे छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी भूल हुई है। अगर अहिंसा के साथ अपरिग्रह की बात को बराबर चलाते तो एक विश्व को नया दर्शन मिलता कि भी सीमा करो, लोन लो और अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन करो, अच्छे गहने बनाओ, अच्छे मकान बनाओ, फिर चुकाओ मत। तो इतने पुराने बैंक के एक बैंक फेल होने से 4 लाख आदमी बेरोजगार हो गए, ये स्थिति आती है। फिर सीमा नहीं है तब ये आती है। हर चीज़ की सीमा होनी चाहिए। आगे बढ़ें, विकास करें तो एक सीमा के साथ, सीमा सोच ले कि इसका परिणाम क्या होगा। मुझे याद आता है भगवान महावीर का एक दर्शन, एक बहुत सुंदर बात इसी भाष्य में आचार्य ने लिखी है कि बहुत लोगों की नीति वह स्वय वृत्ति होती है और एक संघी वृत्ति होती है। 2 प्रकार की नीतियाँ होती है। स्वय नीति का मतलब कि कुत्ते के सामने ढेला फेंको, उसे चाटने लग जाएगा, किसने फेंका ध्यान ही नहीं देगा, यह स्वय वृत्ति है। और अदूरदर्शितापूर्ण और संघी वृत्ति है। सिंह पर गोली दागो, वह गोली पर ध्यान नहीं देगा, किसने फेंकी, उसे लपकेगा और उसको समाप्त करेगा। यह दूरदर्शिता की वृत्ति है। मुझे लगता है कि संघी वृत्ति कम चल रही है दूरदर्शिता की। इसका परिणाम क्या होगा? आज जो बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं और उपभोग करते हैं कि खाने की टेबल पर 50 आइटम होते हैं। और ऐसे लोग हैं जो खाने पर 1-2 से नहीं। हमने पूछा, जब आदिवासियों के गाँव में रहे, पूछा कि क्या खाते हो, कभी रोटी मिलती है और कभी प्याज मिल जाता है, प्याज नहीं तो नमक और रोटी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। और एक और भोजन की टेबल पर 50-100 आइटम। जब शादी होती है तो बड़े लोगों की शादी में जब हम दिल्ली में थे तो हमने पूछा कभी कितना किया, तो बोला 100 प्रकार के तो सलाद थे, सलाद थे। और एक बहुत पहले एक भाई आकर अपनी शादी का बहुत बड़ा वर्णन किया कि हमने ताज होटल में शादी की, आदि बहुत 50 आइटम बनाए। उस समय थोड़ी पुरानी बात है। तब मैंने कहा इतना भोजन बनाया तो साथ में हॉस्पिटल बनाया या नहीं? खाने वाला बीमार तो पड़ेगा ही भाई। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शादी से आते हैं और हार्ट फेल होता है, दूसरे दिन समाप्त हो जाते हैं। तो एक असमंजस की स्थिति है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का, सत्ताधारियों का इस ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा, हमें तो ये आश्चर्य हो रहा है। तो हम लोग आचार्य तुलसी के उन पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं जिन्होंने मार्गदर्शन दिया था हमें। जो भगवान महावीर से एक बहुत मिला
सच्चाइयाँ मिली, उन सच्चाइयों को सामने रख रही हैं और मैं देखता हूँ कि उनका एक जनमानस पर प्रभाव भी हो रहा है। शायद ये भूख की समस्या को 5-7 वर्षों में हमने बहुत ज़्यादा एक उत्प्रेरणा दी, उसका ही फल हो सकता है कि सरकार का भी ध्यान अब उधर जाने लगा है। बड़े बड़े सरकारी नेताओं से हमने कहा कि आप लोग क्या करते हैं ये, तो अब कुछ ध्यान जाने लगा है, किंतु अभी तक ये उपभोग की सीमा पर ध्यान नहीं जा रहा है कि जब खाने को रोटी नहीं तो एक गरीब आदमी को भी फ्रिज चाहिए। पहले रोटी की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करो, उसके साथ तो भी ध्यान नहीं है। और दूसरी बड़ी बीमारी है नशे की, शराब की। कुछ मिलता है, ये हमने अभी हरियाणा और पंजाब की यात्रा करे, इसमें काफ़ी अनुभव किया कि कुछ मिलता है। कुछ बाइयाँ आई हमारे पास सरदारों की और बोले कि हम बड़ी समस्या है, क्या कि हमारे पति शराब बहुत पीते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, जो पैसा आता है शराब में गंवा देते हैं, हम तो दुखी के दुखी हैं। तो ये नशा, यह भी एक बड़ी समस्या है। क्रय शक्ति, कैसे बड़े पैसा भी मिलता है तो वह शराब में आदमी गंवा देते हैं, स्त्रियां और बच्चे तो दुखी रह जाते हैं। तो एक काफ़ी गहरी समस्या है। इस पर तो अगर एक सामूहिक कोई प्रयत्न हो तो कुछ समाधान हो सकता है। पर मुझे प्रसन्नता है कि अहिंसा प्रशिक्षण के केंद्रों में काम करने वाले, जिनका आज अधिवेशन शुरू हो रहा है, बिहार, झारखंड, सबसे जहाँ से प्रांतों से लोग आए हुए हैं, अनेक प्रांतों से, तो वे लोग इस काम में लगे हैं। और अब पूरी सफलता तो कैसे मिले, शक्ति जितनी है उतना ही काम होता है, किंतु सब लोगों का, बड़े लोगों का ध्यान चला जाए तो कुछ समाधान हो सकता है। ये जो काम कर रहे हैं, मानता हूँ कि है तो जैसे आटे में नमक जितना ही, किंतु एक उदाहरण तो है कि भी आदमी बदल सकता है और हमारा प्रयत्न चले तो काम अच्छा हो सकता है। हम इस विश्वास के साथ चले, चाहे छोटा है पर अंधेरे में तो दिया भी काफ़ी अच्छा प्रकाश कर सकता है। अगर साथ इसके साथ सरकार जैसे होता तो ये कि आबकारी विभाग या सरकार शराब की दुकानें खोल रही है कि उससे राजस्व ज़्यादा मिलता है, और उस आबकारी विभाग को भी साधुवाद देना चाहिए कि जिन्होंने सब प्रांतों से हटकर अलग काम किया है कि ये भट्टियाँ बंद की और उनके आजीविका की व्यवस्था, उनके आजीविका की व्यवस्था कैसे हो। तो सरकार ने 5 करोड़ का तो पहले सब्सिडी का दिया था और लोन के रूप में 25 करोड़ का भी और घोषणा की है। इस प्रकार सरकारें अगर सहयोग करें तो यह शराब की बीमारी भी मिट सकती है। बीमारियां बहुत है, सरकार भी सोचे कि हम बीमारी को पाल रहे हैं या मिटा रहे हैं। अगर इस प्रकार सब चिंतन चले तो अहिंसा एक शब्द अग्रणी है। अहिंसा के साथ यह शराब मुक्ति, व्यसन मुक्ति, नैतिकता, व्यापार में प्रामाणिकता और उपभोग की सीमा, संग्रह की सीमा, यह सब उसकी सीमा में है। इन सब का हम उपयोग कर और एक नए अर्थशास्त्र का निर्माण करें जो साधारण आदमी के लिए भी हित करवा। तो बड़े लोगों के लिए अर्थशास्त्र काम कर रहा है, सबके लिए हो तो शायद एक धर्म का नया रूप और अर्थशास्त्र का भी नया रूप हमारे सामने आ सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु